हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन न्यूटन बैच। तो न्यूटन बैच में आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कितने सारे हैं, कौन कौन से हैं और इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल को। तो पहले हम देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक में। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस तक के फॉर्मूले को कवर करेंगे एक ही स्लाइड्स में। और इसके बाद हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो पीआईक्यू में आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑल फॉर्मूले एंड रिजल्ट। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने सारे कौन कौन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आते हैं डेरिवेशन के, उनको हम एक स्लाइड में इसी तरीके से याद करने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें जो पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टू एनी ऑब्जेक्ट या एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज के जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं। तो देखते हैं अब इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलाम्स होता है, कूलाम। और एसआई यूनिट का मतलब ये एमकेएस सिस्टम में इनका जो यूनिट रखा जाएगा वो कूलाम रखा जाएगा। लेकिन अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हमारा हो जाएगा ईएसयू, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। यहाँ हमने इसको मेंशन किया है इन सीजीएस में। अगर हम सीजीएस में अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट को देखें तो आएगा ईएसयू। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब यहाँ पर 1 कूलाम इज इक्वल टू होगा 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इनका सीजीएस सिस्टम में यूनिट होगा। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक यूनिट और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिनको बोला जाता है ये EMU बोलेंगे इनको, EMU फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो यहाँ पर होगा 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 3 × 10⁻10 ESU दैट इज इक्वल टू द 10 कूलाम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ दो यूनिट बनेगा, एक बनेगा सीजीएस में, एक बनेगा ईएमयू में। सीजीएस में ये होगा, ईएसयू बोलेंगे, और ईएमयू में हमारा ये हो जाएगा। अब होता है नेक्स्ट हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ये होता है द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनका फॉर्मूला होता है Q + NE, जहां पर N होता है एक होल नंबर होता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा गाउस थ्योरम आता है। गाउस थ्योरम क्या बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ Q/ε0, Q इनसाइड अपॉन ε0। इनके फॉर्मूले को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रियल वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds दैट विल बी इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन ε0। ये जो E ds लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से लिखा गया होता है। फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, d फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अब इनका देखते हैं गास का एप्लीकेशन कौन कौन से। तो गास के एप्लीकेशंस में यहाँ पर पहला एप्लीकेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, चार्ज वायर। तो चार्ज वायर का अगर इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज वायर है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल टू 1/2πε0 λ/r। जहां पर लैम्डा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बोलेंगे हम Q/L। इनका जो फॉर्मूला होगा लैम्डा होगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। नेक्स्ट इनका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अगर कोई हमारे पास चार्ज की एक प्लेन शीट है तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो E इज इक्वल टू σ/2ε0। यहाँ सिग्मा पर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा और सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q/A चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया दैट विल बी इज इक्वल टू दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्म कंडक्टिंग प्लेट। अगर यूनिफॉर्म कंडक्टिंग प्लेट है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा E इज इक्वल टू σ/ε0 बनेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब स्टूडेंट, स्फीयर का दो केस आता है, एक हॉलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर आता है। दैट मींस हॉलो स्फीयर के केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो सॉलिड में नहीं लगेगा।
तो हम हमारे सिलेबस में अब की बार जो मेंशन है वो हॉलो स्फीयर नहीं है बल्कि सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड में मेटेलिक है, सॉलिड में सॉरी नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक तो सेम केस हो जाएगा जो हॉलो का हो जाता है। तो हमारे पास एक नॉन मेटेलिक स्फीयर है जो कि सॉलिड है। तो उस केस में अगर हम सॉलिड स्फीयर की, मान लीजिए नॉन मेटेलिक है, तो अगर ये नॉन मेटेलिक है तो इसमें जो चार्ज होंगे इनके इन साइड में होंगे और चार्ज इनके सरफेस पर भी होंगे। तो इस नॉन मेटेलिक स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आउटसाइड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम सरफेस पर निकालें, इस पॉइंट पर निकालें, तो आएगा स्मॉल r की जगह पर इनका रेडियस आ जाएगा, बाकी सेम वैल्यू रहेगी, एस इट इज रहेगा। अगर हम इनके इन साइड में निकालें तो इन साइड में यहाँ पर फार्मूला इनका चेंज हो जाएगा, इन साइड में फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इन साइड में अगर हम निकालें, मान लीजिए हम एक्सटर्नल पॉइंट पे यहाँ लाई मान रहे हैं, इनके इन साइड में इस पॉइंट पर यहां से यहां तक की रेडियस स्मॉल r को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला आएगा वो आएगा E। दैट मींस यहां पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r इनके इन साइड में। जबकि आउटसाइड के कंडीशन में क्या था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर था। तो स्टूडेंट इसलिए वजह से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ हो जाएगा वो भी वेरी कर जाता है। वो अभी हम डेरिवेशन में इनको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब यहाँ पर डाइपोल वाला बहुत अच्छा केस आता है। एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, एक एट ए रैंडम पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट या एट ए आउट पॉइंट। ठीक है, तो 3 केस बनते हैं। तो यहाँ पर जनरली बोर्ड एग्जाम में 2 केस दिए जाते हैं। एक दिया जाता है कि इन एक्सियल पोजीशन और एक दिया जाता है इन ब्रॉडसाइड पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। पहला जैसे कि ये पहला एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन का जो रिजल्ट आता है और इक्वेटोरियल पोजीशन का जो रिजल्ट आता है, वो दोनों रिजल्ट को एग्जाम तक याद कर पाना, माइंड में सेव कर पाना एक मुश्किल काम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिए हैं कि अगर हम एक्सियल पोजीशन को पढ़ेंगे, एक्सियल पोजीशन के रिजल्ट को हमें याद करना। जैसे मान लीजिए डेरिवेशन कर रहे हैं, फाइनल में रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, भूल जा रहे हैं फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट को याद करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर है कि अगर हम एक्सियल पोजीशन को फाइनल रिजल्ट को देखें तो हम इनको याद कर सकते हैं 2 बार चाय पी, 2 बार चाय पी। तो 2 बार अगर चाय पी ये फॉर्मूला, दैट मीन्स एक्सियल पोजीशन में पी 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स पी। यहाँ पर P होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L होता है स्टूडेंट्स। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। तो इस तरह से अगर हम एक्सियल पोजीशन का रिजल्ट याद करें तो एक्सियल पोजीशन में किसी डाइपोल से किसी पार्टिकुलर पॉइंट R पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। 2p दैट मींस 2 बार चाय पी, तो यहां पर कितना 2 टाइम्स ऑफ p आएगा। अगर हमें इनका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या करना होगा, इसी इलेक्ट्रिक E पर हम लगा देंगे वेक्टर, और यहां पर हम जो P हमने लिखा है इस पर लगा देंगे वेक्टर, तो इनका हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P के डायरेक्शन के इक्वल रहेगा। सिमिलरली हम इक्वाटोरियल पोजीशन को अगर बात करें तो इक्वाटोरियल पोजीशन में आएगा इनका एक फॉर्मूला है 1 बार चाय पी। दैट मींस इक्वाटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी डाइपोल की वजह से वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब। तो 1 बार चाय पी, दैट मींस इसमें p की वैल्यू 1, मतलब p 1 टाइम आया है। तो इनका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर p लगा दो, यहां पर वेक्टर p लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू अ डाइपोल, और ये है इन इक्वेटोरियल पोजीशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में ये होता है, अगर मान लीजिए 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज Q1 एंड Q2 हैं, दोनों सेपरेटेड है एक स्मॉल डिस्टेंस r से, तो अब दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का नेचर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के
नेचर पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सन, दोनों चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, बट फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका फॉर्मूला होगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर वेक्टर F12 का सेंस होगा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 at 1, होगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ही तो सेम रहेगा, बट यहाँ R21 कैप का वेक्टर लगा देंगे, R21 कैप लगा देंगे। तो R21 कैप एक यूनिट वेक्टर है जिनकी वैल्यू 1 होगी, बट ये डायरेक्शन के लिए जरूरी होगा। तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R21 कैप। तो ये हो गया इनका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट होगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा ये आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता है, वो होता है E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr होता है। ठीक, इनका ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का भी फॉर्मूला या डेरिवेशन एग्जाम में दिया जाता है। तो यहाँ भी दो केस बनता है, एक बनता है हमारा एक्सियल पोजीशन, दूसरा बनता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में इनका जो रिजल्ट आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर, और इक्वेटोरियल कंडीशन में जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अगर हमारे पास दो चार्ज का सिस्टम है तो उसमें जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसमें वर्क डन का क्या फॉर्मूला आता है? तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जहां R उसका रेडियस होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर इस आइसोलेटेड स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए, तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 711 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये तब होगा जब उस गोले का रेडियस अर्थ के रेडियस के इक्वल रहे। उस केस में उस गोले का जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D आएगा। क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D आएगा। ये तब के केस में जब दोनों प्लेटों के बीच में एयर और वैक्यूम मीडियम हो। ठीक है। अब अगर मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम भरा हुआ बट वो फुलफिल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो उस कंडीशन में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A बाई D का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बनेगा, अगर मान लीजिए कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में क्या है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया है जो पार्शियली फिल्ड है। अगर पार्शियली फिल्ड है और उसका फॉर्मूला तो बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T एंड प्लस T बाई K, ये फॉर्मूला बनेगा। यहां पर स्टूडेंट्स यहां पर जो A होगा, A तो एरिया ऑफ द प्लेट है, D यहां पर होगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस या सेपरेशन है, और T यहां पर होगा थिकनेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और K यहां पर होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे अगर हम इनको ड्रा कर दें तो इनका कुछ इस तरह से बनेगा, यही होगा। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इनके बीच का जो दोनों प्लेट हैं, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है सेपरेशन, और जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है इनकी थिकनेस T है, और इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ये K। तो इस केस में इनका जो फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अब स्टूडेंट यहाँ पर केस बनता है अगर इसमें n डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हो और सबकी थिकनेस अलग अलग हो और पार्शियली फिल्ड हो, तो इसी फॉर्मूले को हम और आगे चेन बढ़ा देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस केस में हमें फॉर्मूला मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में
d माइनस टी वन प्लस टी टू, इनको ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस डॉट डॉट प्लस टी एन और प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूला बनेगा। हो सकता है यहाँ से ना दिखता हो बट हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दे रहे हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, ये होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn और ये आएगा प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन। तो ये फॉर्मूला बनेगा कब के केस में, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में क्या बना हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना हो और पार्शियली फिल्ड हो, कंप्लीटली नहीं हो, और उनकी जो थिकनेस हो वो सबकी अलग अलग हो, T1 T2 T3 अप टू सो ऑन, एंड उनका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो भी K1 K2 K3 अप टू सो ऑन डिफरेंट हो। तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये आता है कि अगर हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर हो, तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बनेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान, सॉरी गलत हो गया, उनके केस बनेगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 1 बाई B माइनस 1 बाई A। इनके केस में फॉर्मूला ये बनेगा जब हमारा कैपेसिटर जो रहेगा वो स्फेरिकल रहेगा। तो इस तरह से देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं जिनके एक्सियल पोजीशन पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस जो है डाइपोल के मिड पॉइंट C से स्मॉल r डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो इस पॉइंट P पर हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ठीक है स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम कर लेंगे, ऐसा है कि चार्ज पॉजिटिव Q की वजह से पॉइंट E पर, हाँ डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। तो ये पॉइंट A टू B जो डाइपोल है, डाइपोल की जो लेंथ है ये 2L कंसीडर की जाती है, 2L, क्योंकि जिससे इनका हाफ करने पर L और L इक्वल मिल जाता है इस वजह से। और इनका जो मिड पॉइंट है C से लेकर के इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमने R मानते हैं। अब स्टूडेंट पॉइंट प्लस Q से या पॉइंट B से पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, R माइनस L होगा, R माइनस L। सिमिलरली पॉइंट A से P की जो डिस्टेंस होगी वो L प्लस R हो जाएगा। तो अब हम दोनों अलग अलग केस में कर लेंगे। देखिए पहले करेंगे ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P पर अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। तो ये स्टूडेंट आंसर आएगा E1 इज इक्वल टू, इनका फॉर्मूला बनेगा E1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। हाँ, अब पॉइंट B से लेकर के उनकी डिस्टेंस जो आई है वो R माइनस L आएगी, R माइनस L टू द होल स्क्वायर। ये वेक्टर होगा तो इनका लिखेंगे अलोंग, डायरेक्शन होगा अलोंग टू, इनका डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव की से आउटवर्ड जाएगा, तो इनको लिख सकते हैं अलोंग टू वेक्टर BP। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली माइनस Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे वेक्टर E2 बराबर, ये होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में। अब पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो L प्लस R हमने मानी, L प्लस R यहाँ पर आई है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसा L प्लस R टू द होल स्क्वायर। ये होगा इनका डायरेक्शन होगा, ये माइनस चार्ज है तो ये इनवर्ड होगा, तो अलोंग टू किस तरह होगा, अलोंग टू PA वेक्टर लगा देंगे, ये होगा सेकंड। अब पॉइंट P पर जब हम नेट फाइंड करेंगे तो E नेट इज इक्वल टू आएगा, E नेट इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दोनों वेक्टर E1 आउटवर्ड जा रहा है, वेक्टर E2 इनवर्ड जा रहा है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन और एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इनका नेट जो होगा वो डिफरेंस में आएगा। तो E नेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे ऐसा है वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। तो अब यहाँ E1 माइनस E2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम E1 का मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2, इस वजह से हम इन दोनों को डिफरेंस में हम पहले E1 माइनस E2 लिख रहे हैं। तो सिमिलरली ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम इनका स्केलर फॉर्म में लिखें मैग्नीट्यूड में भी यही होगा, E नेट इज इक्वल टू होगा E1 माइनस E2 आएगा, इनको लिख दे रहे हैं E नेट लिख सकते हैं। अब दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो आएगा E नेट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आई है Q बाई R माइनस L टू द होल स्क्वायर
-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में इनकी वैल्यू आएगी r प्लस एल टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म में केवल क्वांटिटी लिखी जा रही है। तो E इज इक्वल टू, अब दोनों में कॉमन जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन है, तो आएगा 1/r माइनस एल टू द होल स्क्वायर, और ये आएगा -1 अपान में r प्लस एल टू द होल स्क्वायर। इनको कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट रिजल्ट बनेगा हमारा A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इनको एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने पर आएगा r माइनस एल टू द होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल टू द होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा r प्लस एल टू द होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल टू द होल स्क्वायर, रिजल्ट बनेगा। तो यहां से आएगा हमारा ई नेट इज इक्वल टू आएगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इनको अगर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl, ये हो जाएगा इसमें। और यहाँ होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये बना। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों में कैंसिल क्या क्या होगा, तो ये r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा ई नेट इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये हो जाएगा 2rl, और ये 2rl हो गया 4rl, और अपान में बचेगा r माइनस एल टू द स्क्वायर इंटू r प्लस एल टू द स्क्वायर। यहाँ पर आप केस मानेंगे ऐसा, इफ क्या, इफ l या इफ l इज वेरी वेरी लेस देन r। l का मतलब होता है लेंथ ऑफ डाइपोल। तो स्टूडेंट डाइपोल जो होता है बहुत छोटा होता है, जैसे HCl क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है HCl। अब H और Cl के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा ये बहुत कम होगा, वो एंगस्ट्रॉम में होता है। तो वो जो L होगा इनके बीच का ये बहुत ही कम होगा along कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अगर L वेरी वेरी लेस देन R है तो हम कर सकते हैं L स्क्वायर क्या होगा, नेग्लेक्टेड होगा, L स्क्वायर होगा नेग्लेक्टेड। जब ये नेग्लेक्टेड होगा तो अब देखिए क्या होगा, रिजल्ट में आएगा E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनको लिख सकते हैं 4QRL अपान में यहाँ से L और L को नेग्लेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर यहाँ बचेगा, R स्क्वायर यहाँ बचेगा, R टू द पावर 4, यहाँ से एक R कैंसिल होगा। तो अब आएगा E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4QL/R स्क्वायर। अब इसी को अगर हम अरेंज कर लें तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QL अपान में R क्यूब, सॉरी ये R क्यूब रहेगा, जी R क्यूब रहेगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ 2 जो ये 2QL है इनको लिख सकते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से इनका आंसर आएगा E नेट इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब, ये इनका फॉर्मूला हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन कौन सा पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब इनका वेक्टर फॉर्म अगर लिखें तो वेक्टर E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 2 वेक्टर P/R क्यूब, ये इनका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया एक्सियल पोजीशन। अब देखते हैं हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन को देखेंगे तो बट इसमें होगा नहीं, ट्राई करते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये पॉइंट A ये पॉइंट B है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2L सेपरेशन को मानते हैं। मिड पॉइंट C है, C पॉइंट से अब किसी परपेंडिकुलर पॉइंट P है इक्वेटोरियल में। अब इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वर्टिकली ये डिस्टेंस R मानेंगे, तो ये होगा पॉइंट A, पॉइंट B होगा माइनस क्यू चार्ज, ये होगा प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट A ठीक है। अब पॉइंट P को हम A से मिला देंगे तो ये लाइन कहीं जाएगी ये, तो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेक्टर मान लेंगे E2 या E1, ये माइनस चार्ज की तरफ आएगी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और B को अगर हम P से मिला दें इस तरफ से तो ये जाएगा इस पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो वेक्टर E2 क्या जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में।
अब हम करेंगे ऐसा, ये एंगल एक पर्टिकुलर एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो एक बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, E1 और E2 दोनों एक अलग डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें जो कि डाइपोल 2L के जो इनका लाइन है इनसे पैरेलल रहे, तो ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो अगर हम E1 और E2 को अगर निकाल दें तो यहाँ से आएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ठीक है। E1 किन की वजह से? माइनस क्यू की वजह से, पॉइंट P पर है, इन साइड में है, तो डिस्टेंस पॉइंट Q से P तक की ली जाएगी। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L हो जाएगी। तो अब इनकी जो डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस है वो आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो जगह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, दैट मीन्स इस अंडर रूट हट जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है जिनका डायरेक्शन होगा इनवर्ड होगा, वेक्टर पी ए अलोंग टू वेक्टर पी ए होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम E2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे ऐसे ही, तो वेक्टर E2 इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, सेम डिस्टेंस वो भी है, ये डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस ये भी रहेगा, तो यहाँ पर भी आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इनका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, तो वेक्टर बी भी लिख सकते हैं अलोंग टू वेक्टर बी पी हो गया। अब हमें पॉइंट पी पर नेट निकालना है, तो नेट हम इनको तब ऐड कर पाएंगे जब हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में। तो E1 को रिजॉल्व करेंगे इस एक्सिस पर, तो आएगा E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है। और E1 को अगर हम हॉरिजॉन्टली इस पर रिजॉल्व करें, इस वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो आएगा E1 sin थीटा। इस वाले पॉइंट पर अगर रिजॉल्व करें तो आएगा E1 sin ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली E2 को जब इस पे रिजॉल्व करेंगे तो इस वाले एक्सिस पर ये आएगा E2 कितना आएगा cos ऑफ थीटा, और E2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला आएगा E2 sin ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर E1 sin थीटा ये वाला कंपोनेंट और E2 sin थीटा ये कंपोनेंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जो बचेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों मिला के बनाएंगे रिजल्टेंट। तो पॉइंट P पर नेट जो होगा E नेट इज इक्वल टू होगा, ये होगा E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। तो यहाँ E1 और E2 की वैल्यू रख दो केवल मैग्नीट्यूड को, तो आएगा E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऑफ cos ऑफ थीटा। दोनों सेम सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आएगा E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos ऑफ थीटा, इनको कर लेंगे 2 टाइम्स कर लेंगे, 2 इंटू ये क्यू है। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू इसी ट्रायंगल से निकाल के पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्रायंगल हम कोई ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, जैसे थीटा अगर यहाँ बना रहा है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, आधार वर्टिकल आएगा, तो ये आएगा L बाई हाइपोटेनस हमारा आएगा, हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 या रूट में। तो उनकी वैल्यू अगर रखेंगे तो आएगा A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू L बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो स्टूडेंट अब यहाँ 2 क्लियर हो जाएगा P के, तो फार्मूला बनेगा A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P बाई, अब यहाँ लिखेंगे ऐसा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ भी वही केस लगाएंगे ऐसा, if L very very less than R then L square will be neglected, यहाँ भी इसको करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर L को नेग्लेक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, देखिए L स्क्वायर को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R बचेगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 and 2 कैंसिल, तो रिजल्ट बनेगा A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब। यही तो फॉर्मूला हमारा था ब्रॉड साइड पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में, इसमें 1 बार P आया है, दैट मीन्स एक बार चाहे P, और एक्सियल में 2 बार P आया है, दैट 2 टाइम्स P आया, दैट मीन्स 2 बार चाहे P।
तो ये इनका रिजल्ट है। इनका वेक्टर फॉर्म अगर करना होगा तो यहाँ वेक्टर लगा देंगे, यहाँ वेक्टर लगा देंगे, दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही होगा जो यहाँ हमारा डाइपोल मोमेंट का होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया पोजीशन, कौन सी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन। इस तरह से स्टूडेंट हमारा हो गया एक्सियल पोजीशन और ब्रोडसाइड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला का डेरिवेशन बोर्ड के हिसाब से। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड में, सीबीएसई हो, यूपी हो, कोई बोर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। का डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हमारे पास और सारे कंटेंट है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन डाइपोल, वर्क डन टू रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम किसी डाइपोल को, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने में उसमें कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, हमें इसको डिराइव करना है। तो यहाँ पर हम मानते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही यूनिफॉर्म है, इसमें एक डाइपोल ए बी है जिसका लेंथ जो है 2l है, और इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत स्मॉल एंगल डी थीटा को रोटेट किया जा रहा है। तो रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं। अगर ये डाइपोल इसमें रखा हुआ है तो डाइपोल में दो हमारे अपोजिट चार्ज होंगे। अब दोनों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो चार्ज प्लस क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ये होगा हमारा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू वेक्टर ई। और इस जो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो अब इस दोनों फोर्स की वजह से जो इस पे मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, टार्क होगा, वो टार्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होगा। टार्क टाउ इज इक्वल टू होगा पीई साइन थीटा होगा। तो हमें यहाँ पर अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा टाउ ऑफ डी थीटा, टार्क ऑफ डी थीटा। तो हमें इनका कर लेना है इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और इनका हो जाएगा इंटीग्रेशन टू वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल। हमें इनको वर्क डन, उनको पूरा घुमाने में जो वर्क डन होगा, टाउ इज इक्वल टू सॉरी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा होगा। लिमिट लगा देंगे थीटा 1 टू थीटा। तो इसमें अब इसी का हमें कर देना इंटीग्रेशन। तो टाउ की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो आएगा डी डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, टाउ की वैल्यू होगा पी ए साइन थीटा अप डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसी का हमें कर देना इंटीग्रेशन। तो यहाँ वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा ऑफ डी थीटा लोअर लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहाँ वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा। लिमिट लगा देंगे, इनका लिमिट होगा थीटा 1 टू माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर कर दे रहे हैं, तो लिमिट होगा माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। तो दैट मींस डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा माइनस पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस कंट्री कर देंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा पीई ब्रैकेट में कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ये पोलैरिटी बदल जाएगी। तो ये होगा हमारा वर्क डन टू रोटेटिंग an electric dipole in a uniform electric field। तो स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग केस में वर्क डन हमें अलग अलग मिलेगा। जैसे थीटा 1 की वैल्यू चेंज करेंगे, थीटा 2 की वैल्यू चेंज करेंगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमें अलग अलग मिलती रहेगी। तो ये भी एक रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इसका, इसका भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम में देखते हैं। तो गाउस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed a body, total electric flux regarding a closed body is equal to the 1 upon epsilon naught times of total electric charge inside the volume या inside the body। तो यहाँ पर इनका होता है स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, total electric flux regarding to a enclosed body, electric flux phi A is equal to होगा regarding to a enclosed body, phi A is equal to होगा summation of Q inside upon epsilon naught। उसके उनसे क्लोज्ड नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो यही तो हमारा गाउस लॉ होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम। तो ये इनका स्टेटमेंट होता है।
अब इनका प्रूफ करने को आता है एग्जाम में, प्रूफ दैट गास लॉ और राइट इट्स स्टेटमेंट। तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं हमारे पास एक क्लोज्ड बॉडी है, ये वाली है, और इनके इन साइड में एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है इनके किसी पॉइंट ओ पर। तो ये हमारा एक क्लोज्ड बॉडी, रैंडम शेप का, शेप कोई भी हो सकता है। तो अब हमें मानना, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे इनके सरफेस पर एक बहुत छोटा सा स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया वेक्टर डीएस है, ठीक है। तो वेक्टर डीएस है तो इनका जो यूनिट वेक्टर होगा, इनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन कैप इनसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड की तरफ आउटवर्ड जाएगा, एन कैप होगा, यही वेक्टर डीएस होगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो स्टेट आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम इस स्मॉलेस्ट एरिया को अगर हम इस पॉइंट पे इस तरह से अगर मिला देते हैं तो हमारे पास एक बन जाता है एंगल, जिसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया डीएस है, इनसे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस का क्लोज्ड इंटीग्रल, ये होगा हमारा बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से, बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया। अब यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से, वो वैल्यू होगी E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे। तो फाई ए इज इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds आएगा E ds ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ये रिजल्ट बनेगा। डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो E की वैल्यू होगी पॉइंट E पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q की वजह से, तो E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये होगा बाई कूलम्ब्स लॉ, बाई कूलम्ब्स लॉ से होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आएगा फाई ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर एंड ds cos ऑफ थीटा। तो इनका ये रिजल्ट बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ds cos थीटा बाई R स्क्वायर जो ये क्वांटिटी है, ये होगी हमारी d ओमेगा होगी। तो इनके जगह पर हम लिख सकते हैं d ओमेगा, that is phi E is equals to total electric flux regarding the closed body is equals to 1 closed integral of 1/4 pi epsilon naught Q and extend d omega, extend d omega, that is phi E is equals to आएगा net electric flux, phi E is equals to 1/4 pi epsilon naught को बाहर करेंगे और Q को भी बाहर करेंगे, closed integral of d omega। अब इनका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा बाई क्लोज्ड बॉडी है तो इनकी वैल्यू आएगी 4 पाई स्टे रेडियन, दैट इज फाई ए इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 4 पाई। ये 4 पाई यहां से कैंसिल करेंगे, ये फाई नेट चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम, तो एंड फाई ए इज इक्वल टू आएगा इस तरह से Q इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गास लॉ है, इट इज गास ला, यही क्या है, गास ला या गास थ्योरम है। तो इस तरह से स्टूडेंट गास थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं गास थ्योरम के एप्लीकेशन। इनके एप्लीकेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार और बोलना था कि हम न्यूटन बैच का स्टार्ट किए थे लाइव, बट लाइव हो नहीं पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे उसमें। बट ये अब इस तरह से डेली हमारा ये क्लासेस चलेगा और ये 9:30 पर इसको हम कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे, जो 9:30 पर डेली चलेगा, 9:30 या 9 o'clock पे। तो डेली इस तरह से क्लासेस चलेगी और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके। और स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है फिजिक्स के लिए, आप अपना कमेंट, जो भी राय हो, जो चैप्टर पढ़ना हो, जो क्वेश्चन करना हो, जो टॉपिक पढ़ना हो, जो डेरिवेशन पढ़ना हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जिनसे हम केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं तो हम उस वाले क्वेश्चन को या डेरिवेशन को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस आप लोगों के इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स तक 9 न्यूटन बैच। तो स्टूडेंट्स
ये ऐसे चलता रहेगा, बट आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ा तो रहे हैं, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि क्या आपको पढ़ना है, कौन टॉपिक पढ़ना है। तो ये न्यूटन बैच में हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले लगभग सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, वो कंप्लीट हो जाए। बस आप लोग का सहयोग इसी तरह से बना रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।